हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर विजय कौशिक एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन सर्स कॉमर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है, हमने पिछले कुछ वीडियोस में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर को स्टडी कर लिया है। हमने फर्स्ट चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम उसको। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। तो जैसा आपको ध्यान होगा, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यूनिट 1 है, बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 3 यूनिट्स हैं, जिसमें यूनिट 1 में हमें एक किस्म से कह सकते हैं कि हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में जानना है कि हमारी इंडियन इकोनॉमिक कैसी थी, कैसी बाद में उसमें चेंजेस आए। तो हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। एक फेज तो है 1947 से 50 तक का, यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। हमने जो पहला चैप्टर था उसमें यही चीजें पढ़ी थी। इसके बाद हमारी इकोनॉमी में चेंज आया था 51 के बाद, 50 के बाद या 51 के बाद, 1951 के बाद, जब प्लानिंग की शुरुआत की गई थी। इसके बाद तीसरा चेंज आया था 1991 में, जब आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। तो बेसिकली हमें यही 3 फेजेस को, यही 3 टाइम पीरियड को स्टडी करना है पहली यूनिट में। तो हम फर्स्ट टाइम पीरियड या फर्स्ट फेज को स्टडी कर चुके हैं। इस चैप्टर से शुरुआत होती है आपकी सेकेंड फेज की, दैट इज 1950 के बाद का टाइम पीरियड। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इकोनॉमिक प्लानिंग का टॉपिक करवा दूं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब होता है। इसके साथ साथ हम एक इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब भी देखेंगे क्या होता है। फिर देखेंगे नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद 2 टाइप की प्लानिंग बताई गई है आपके बुक में, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। इसे भी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे, क्योंकि इसको जाने बिना हम चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद का आपका टॉपिक रहेगा लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल, जो हम ये कह सकते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आज इसी वीडियो में आपको करवा दूंगा, थोड़ा सा मतलब इसका बता दूंगा। बाकी डिटेल्ड में इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब होता है। तो एक बार के लिए आप भूल जाइए कि इसमें इकोनॉमिक वर्ड है, छोड़ दीजिए इकोनॉमिक वर्ड है। आप सिंपल प्लानिंग का मतलब देखें क्या है। आपने बिजनेस स्टडीज में भी प्लानिंग का मतलब पढ़ा होगा, और चलिए बिजनेस स्टडीज को भी छोड़ दीजिए, हम सब प्लानिंग करते हैं, अपने घर में प्लानिंग की जाती है। सबसे बड़ी प्लानर तो हमारे घर में हमारी मदर होती है। तो वो क्या प्लानिंग करती है, देखिए हमारी जो मदर होती हैं वो ये प्लानिंग करती है कि भाई इस हफ्ते या इस महीने हमारे पास इतनी इनकम है, हमारे पास इतना पैसा है, जिससे उनके पहले से ऑब्जेक्टिव सेट है कि भाई मुझे दूध वाले का पैसा देना है, मुझे जो है बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, मुझे बाकी के खर्चे करने, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए उनके पास जो रिसोर्स है, उनके पास जो लिमिटेड पैसा है, उसे किस तरीके से यूज करना, यही प्लानिंग है। इसी को जब हम इंडिया के या किसी भी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो इकोनॉमिक प्लानिंग बन जाता है। इसका मतलब किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जब हम रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करें, वो इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। यानी कि पहले ये देखा जाए कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका एफिशिएंट यूज किस तरीके से किया जा सकता है, और किस तरीके से फिर उसका एफिशिएंट यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जाए। यही डेफिनेशन आपकी थोड़ी सी स्पेसिफिक तरीके से बुक में दी गई है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी। अब ये सेंट्रल अथॉरिटी क्या है?
सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी डिपार्टमेंट हो जाए या कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी व्यक्ति भी सेंट्रल अथॉरिटी में आ सकता है जिसके पास ये जिम्मेवारी है, जिसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये काम करेगा। अब वो डिपेंड करता है सेंट्रल अथॉरिटी काम से रिलेटेड कि भाई किस काम के लिए कोई और सेंट्रल अथॉरिटी हो सकती है, किसी और काम के लिए कोई और हो सकती है। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग के लिए हमारी सेंट्रल अथॉरिटी थी प्लानिंग कमीशन, जो बाद में चेंज होकर अब नीति आयोग बन चुकी है। आपको अगली क्लास में मैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये अपना टारगेट, अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या काम करना है, उन काम को अचीव करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स पॉलिसीज बनाई जाएंगी और उन पॉलिसीज की मदद से कैसे विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। देखिए हर चीज का फायदा तभी होता है जब वो टाइम पे हो ना, अगर टाइम पे चीज ना की जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो आपको टाइम पे दवाई मिलेगी तभी वो असर करेगी, अगर बाद में दवाई मिलेगी तो उसका कोई असर नहीं है। तो सिमिलरली जो टारगेट्स हैं वो टाइम पे अचीव हो, यह सुनिश्चित किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज प्लानिंग कमीशन इन दिस केस। अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसका मेन फोकस क्या होता है प्लानिंग कमीशन का, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका रैशनल या एफिशिएंट यूज किया जाए, एफिशिएंट मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं। तो ये इसका मेन मकसद है ताकि सोशल वेलफेयर भी हो और साथ के साथ जीडीपी की ग्रोथ भी। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा फिर पीछे लेके चलता हूं। हमें आजादी मिल गई 1947 में। 1947 में अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए, तो जो भी कार्यभार था वो आ गया हमारे देश की सरकार के पास। अब तक तो क्या था, अंग्रेज राज कर रहे थे, वही सारी पॉलिसीज डिसाइड करते थे। अब डिसीजन मेकिंग आ गई गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी अब इकोनॉमिक प्लानिंग करने की, यानी गवर्नमेंट का काम था प्लानिंग करने की। तो देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग करने से पहले एक डिसीजन और लिया जाता है, वो डिसीजन होता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग तो करेंगे बट देश को कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करना है, उस इकोनॉमिक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है अलग अलग सिस्टम के हिसाब से। तो अब सवाल आता है सर इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम इज एन अरेंजमेंट थ्रू विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। आपने सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी थी 11th क्लास में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मेरे ख्याल से उसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसकी मदद से सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है उसी को इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। हो सकता है ये डेफिनेशन आपको समझ में ना ही हो, लेकिन अब समझ में आएगा आपको। आपने 11th क्लास में पढ़ा था 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, फ्री इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब यही है कि आप कौन सी इकोनॉमी सेट करना चाहते हैं, कौन सी इकोनॉमी फॉलो करना चाहते हैं। क्या आप फ्री इकोनॉमी फॉलो करना चाहते हैं देश में, क्या आप कंट्रोल्ड इकोनॉमी फॉलो करना चाहते हैं, या आप मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से डिसीजंस भी तो चेंज हो जाते हैं। क्योंकि आपको अगर 11th का थोड़ा सा टॉपिक याद हो तो आपको पता है ना, मैं पहली प्रॉब्लम ही लेके चलूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई प्रोडक्शन करना क्या है। तो फ्री इकोनॉमी में तो कौन डिसाइड करता है, जो मार्केट फोर्सेस है वो डिसाइड करती है। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में ये काम गवर्नमेंट का हो जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर काम करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग होता है। यहां तो हमने देखा प्रिंसिपल फोकस क्या था, जीडीपी बढ़ाना विद सोशल वेलफेयर। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल्ड इकोनॉमी है तो उसमें तो सोशल वेलफेयर का मेन फोकस होता है। प्राइवेट है यानी कि फ्री है तो मेन फोकस तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है। तो ये जो हमारी प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, वो डिपेंड करती है कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाए। तो इकोनॉमिक सिस्टम जैसा आपको मैंने भी बताया 3 टाइप के होते हैं, और वही जब आप बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा सा अलग नाम से दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। तो आप जब बुक में पढ़ेंगे तो बुक में आप देखेंगे 3 तरीके के जो सिस्टम है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफली इनका मतलब बता देता हूं, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, आप 11th में पढ़ चुके हैं।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब वही है जो आपने 11th में फ्री या मार्केट इकोनॉमी में पढ़ा था। इसका मतलब देखिए नाम से पता चलता है ना, कैपिटल। कैपिटल मतलब कौन लगाता है कैपिटल? जो मालिक होता है वो लगाता है कैपिटल। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इंडिविजुअल्स के पास होते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो हमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए, वो कोई प्राइवेट, आप जैसे मेरे जैसे व्यक्ति लगाते हैं। मेन मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है। सारे डिसीजन खुद लिए जाते हैं। मार्केट फोर्सेस का मेन रोल यहाँ पे होता है। मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई की मदद से डिसाइड किया जाता है क्या प्रोडक्शन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो सारा डिसीजन मार्केट फोर्सेस लेती है। अब इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन में ना कई बार मेरिट्स डीमेरिट्स पूछ लेते हैं। तो अगर मेरिट पूछ लें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, तो सबसे बड़ा मेरिट तो यह है कि इससे मॉडर्नाइजेशन आता है, जीडीपी बढ़ती है। क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाहता है? प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है। अब प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए वो नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे तो देश में मॉडर्नाइजेशन आएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन अगर इसका नुकसान की बात करें तो इसमें सोशल वेलफेयर कहीं पीछे रह जाता है। क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज किए जाते हैं। प्रोडक्ट ऐसे व्यक्तियों को सेल करने की प्रेफरेंस होती है जिनसे ज्यादा प्राइस मिल सके, तो गरीबों को सामान अच्छे से नहीं मिल पाता। ऐसे ही जब हम बात करें जो अगला सिस्टम है हमारा, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे आपका कंट्रोल्ड इकोनॉमी से है। नाम में क्या लिखा है? सोशल, समाज के लिए। तो समाज के लिए तो सरकार ही काम करती है। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट के पास है, इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नहीं है, सोशल वेलफेयर का है, तो ये आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। इसके अगर मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में क्या लिख सकते हैं हम? मेरिट ये है कि सोशल वेलफेयर होता है। जो हमने पिछली इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डीमेरिट देखी, वही इसकी मेरिट बन जाती है। और जो उसका मेरिट देखा वही इसका डीमेरिट बन जाता है। कि क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथ में ही है, तो प्रोसेस जो है वो बहुत धीमा होता है। प्रोडक्शन का प्रोसेस, जीडीपी की ग्रोथ रेट बहुत कम होती है। सोशल वेलफेयर तो होता है बट जीडीपी नहीं बढ़ पाती, मॉडर्नाइजेशन नहीं आता, बैकवर्डनेस रह जाती है। तो इस तरीके के इसके डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं। थर्ड इकोनॉमी है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी काम करते हैं। मेरिट्स की बात करें तो सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, जीडीपी भी बढ़ रही है। लेकिन डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में ऐसी इकोनॉमी में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज देखने को मिलती है कि करप्शन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की भी प्रेजेंस है और प्राइवेट को काम करने के लिए गवर्नमेंट के अंडर या गवर्नमेंट के साथ थोड़ा बहुत मिलकर ही करना पड़ता है, क्योंकि मेन अथॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास ही है। तो जो सरकार को घूस देता है उसे परमिशन मिल जाती है। तो यहाँ पे करप्शन का बहुत बड़ी समस्या रह जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट हम बता सकते हैं। तो ये हो गए 3 टाइप की इकोनॉमी। तो बात यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो सबसे पहले तो ये डिसीजन लिया गया कि भाई इकोनॉमिक सिस्टम बताइए कौन सा फॉलो करना है, क्योंकि उस हिसाब से हम फिर प्लानिंग करेंगे। तो एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, एक्सपर्ट्स बैठे सारे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये राय दी कि हमें जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करना चाहिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेंस ज्यादा होगी, सरकार का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन इस बात से जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सहमत नहीं थे। उन्होंने ये आइडिया खारिज कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया जैसी कंट्री में, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां सोशल वेलफेयर होना बहुत जरूरी है, वहां हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर पीछे रह जाएगा। एक दूसरा डर और भी था। डर ये भी था कि हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ था और हम बहुत पुअर नेशन थे, बहुत पुअर कंट्री थी। लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं था,
तो डर ये भी था कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो बहुत पीछे थी, उसे ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। क्या उतनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट व्यक्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि गिने चुने ही अमीर व्यक्ति थे उस टाइम पे। तीसरी चीज डर ये भी था, मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट कर भी दी तो वो गिने चुने एंटरप्रेन्योर ही हैं जो कर पाएंगे, तो ऐसा ना हो अभी अभी तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के राज से पीछे छूटे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से राज से हमें जो छुटकारा मिला है, ऐसा ना हो कल को कोई और कंपनी हमारे देश में राज करने लग जाए। जैसे उस टाइम पे टाटा टिस्को जो है, टिस्को बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, तो टिस्को जैसी कोई कंपनी हमारे देश पे कंट्रोल ना कर ले, फिर से हम किसी के गुलाम ना हो जाए, तो इस चीज को तो सीधा सीधा खारिज कर दिया। फिर दूसरा डिस्कशन हुआ सोशलिस्ट इकोनॉमी का, क्योंकि उस टाइम पे हमने बेसिकली हम जो एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहे थे वो सोवियत यूनियन को कॉपी कर रहे थे। तो वहां से उन्होंने वो आइडिया डिराइव करके कोशिश ये की कि हम क्यों ना सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करें, जिसमें सरकार का ही सब कुछ रोल हो, यानी कि सोशल वेलफेयर हो। लेकिन इसे एक्सपर्ट्स ने खारिज कर दिया। उनका फिर यही तर्क था कि अब तो मतलब ये ना हो कि भाई लोगों के माइंड में ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग चली जाए, लोगों के माइंड में ये सोचना चली जाए कि भाई पहले अंग्रेजों के राज में थे, अब सरकार के राज में हमें तो कुछ फ्रीडम मिली ही नहीं। पहले सारा काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, अब हमारी सरकार हम पे राज कर रही है। तो लोग जो 190 साल तक जो है रूल के अंडर रहे हैं, गुलाम बन के रहे हैं, उन्हें आजादी तो चाहिए, उन्हें ऐसे कदम उठाने की जरूरत थी कि वो खुद से कुछ कर सके। तो उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम देने के लिए, और क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत जरूरी है, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सोशलिस्ट इकोनॉमी के आइडिया को भी खारिज कर दिया। तो बचा कौन सा? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया ने फॉलो की। और देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी भी ना दो तरीके की होती है। एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें सोशल सेक्टर ज्यादा होता है, पब्लिक सेक्टर ज्यादा होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा होती है तो इसमें दोनों ही, लेकिन दोनों में से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है भाई, प्राइवेट का है या पब्लिक का है? तो इंडिया ने बेशक उस टाइम पे मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की, बट ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? पब्लिक का था। अब ये चीज यहाँ पे बुक में शायद एक्सप्लेन कहीं नहीं की, लेकिन अगर आप ये डायग्राम देखो जो साइड में है, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। देखिए ये एक किस्म से मिक्स्ड इकोनॉमी तैयार कर रहे हैं इसमें जार में। इसमें देखिए प्राइवेट कितना डाला? थोड़ा सा, और पब्लिक का तो पूरा का पूरा जार फिल कर दिया। तो अगर आपसे पूछ लें भाई किस टाइप की थी, तो उसमें पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस ज्यादा थी। तो ये हमने इकोनॉमिक सिस्टम जो है डिसाइड कर लिया। उसके बाद हम पहुंचे इकोनॉमिक प्लानिंग पे कि भाई प्लानिंग करना कोई हंसी खेल तो है नहीं, एक्सपर्ट्स ही प्लानिंग कर सकते हैं अच्छे से। तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहली चीज ये देखी गई कि भाई एक ऐसी संस्था बनाने की जरूरत है जो प्लानिंग करे। तो उसके मद्देनजर 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्लानिंग का काम किसके जिम्मे है, कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है? तो प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1950 में हुई। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है जो कंफ्यूज करता है। वो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जब प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? और चेयरमैन की बजाय एक वर्ड और यूज किया जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। उसका मतलब भी यही होता है, ऑफिशियल चेयरमैन। तो देखिए कंफ्यूजन ये होता है कि यहां पे लिखा हुआ है कि प्रोफेसर महालनोबिस की चेयरमैनशिप पे शुरुआत की। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन महालनोबिस थे, वो इसके मेन हिस्सा थे। लेकिन अगर आपसे चेयरमैन पूछ ले तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि आज प्लानिंग कमीशन तो नहीं है, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया, कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है?
तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नीति आयोग के चेयरमैन हो जाएंगे। फिलहाल मिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका आंसर होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनफैक्ट महालनोबिस का कंट्रीब्यूशन तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान तक आया भी नहीं था, इनका मेन कंट्रीब्यूशन सेकंड 5 ईयर प्लान से आता है। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेने कि महालनोबिस जी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें था, तो वो सेकंड 5 ईयर प्लान में था। और जब हम 5 ईयर प्लान डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या मेन कंट्रीब्यूशन था। तो प्लानिंग कमीशन की शुरुआत की 1950 में। चेयरमैन कौन थे मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया? तो 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन खत्म कर दी गई, उसके जगह एक नया नीति आयोग शुरुआत किया गया। मैं एक अलग क्लास नीति आयोग पे लूंगा जिसमें आपको नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो ये प्लानिंग कमीशन बनाई 1950 में और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा पहला प्लान बना वो बना था 1 साल बाद 1951 में। ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 साल बाद 1951 में आया था। इसके बाद आप अगर यहाँ पे एक हेडिंग देख पा रहे हैं तो इसमें लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ये टॉपिक मैं अभी के लिए स्किप करवा रहा हूं क्योंकि उससे पहले मैं आपको 2 टाइप की प्लानिंग बताऊंगा। 2 टाइप की प्लानिंग कौन कौन सी होती है फिर आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। तो देखिए 2 टाइप की प्लानिंग है, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब बताइए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का मतलब बताइए। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडिया में कौन सी टाइप की प्लानिंग फॉलो होती है, डायरेक्टिव या कॉम्प्रिहेंसिव। तो मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सी प्लानिंग फॉलो होती है। प्लानिंग तो डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या है? नाम से पता चलता है डायरेक्शन, डायरेक्शन से बना है, जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं होती, मार्केट फोर्सेस कोई काम करने दिया जाता है, बस उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। तो ऐसी प्लानिंग जिसमें सरकार का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर ही सारा काम कर रहे हैं, वो कहलाता है डायरेक्टिव प्लानिंग। तो जहां प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेंस है वो कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो डायरेक्टिव प्लानिंग आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फॉलो होती है। फिर बात करें कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की, तो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड मतलब ओवरऑल। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ऐसी होती है जिसमें सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाता है कि देश की जीडीपी भी बढ़े, साथ के साथ जो है सोशल वेलफेयर का भी काम हो। तो इसमें गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है, इसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है। तो ये जो प्लानिंग है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो फॉलो होती है, साथ के साथ मिक्स्ड इकोनॉमी में भी फॉलो होती है। तो इंडिया क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी थी, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि इंडिया में कौन सी प्लानिंग फॉलो की जाती है तो वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग फॉलो की जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक है नीड फॉर प्लानिंग। ये बहुत बार पूछा जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि प्लानिंग की जरूरत क्या थी इंडिया में। इंडिया में प्लानिंग की क्यों जरूरत थी? तो जरूरत इसलिए थी प्लानिंग की क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमारी इकोनॉमी को कैसा छोड़ के गए थे आपको पता है। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए थे तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड थी, बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट थी। तो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट होने के कारण उसे दोबारा से तो ट्रैक में लाने की जरूरत थी। जब इकोनॉमी बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी, तो उसे दोबारा से ट्रैक में लाने की जरूरत थी। दोबारा से ट्रैक में लाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत थी जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ सके। हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, सोशल जो सेक्टर था वो भी बहुत पीछे रह गया था, तो उसे भी इंक्रीज करने की जरूरत थी। सरकार की तरफ से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी बैकवर्ड थी कि अगर आप उसे दोबारा ट्रैक पे लाना चाह रहे थे तो आपको एक किक स्टार्ट की जरूरत थी, यानी कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की मदद से या सरकार की मदद से ही हो सकती थी। तो ये आपका टॉपिक आ जाएगा नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया का। तो हमने देखी क्या क्या टॉपिक्स अब तक स्टडी कर ली हैं। हमने सबसे पहले
इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब देखा क्या होता है, उसके बाद हमने इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब देखा, 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम थे वो भी देख लिए हमने। उसके बाद 2 टाइप की प्लानिंग देख ली, नीड फॉर प्लानिंग देख ली। अब ये जो टॉपिक मैंने आपका स्किप करवाया था जिसमें था इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, तो इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है इसके बारे में यही बताया गया कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक थिंकिंग नहीं रखी गई थी, यानी कि प्लानिंग से सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश नहीं की जाती कि हम अपनी इकोनॉमी को सुधारें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना, जब अंग्रेज देश को छोड़ के गए इकोनॉमी भी बहुत पीछे थी, सोशल सेक्टर भी बहुत पीछे था। तो दोनों में ग्रोथ करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग यानी कि ओवरऑल प्लानिंग की जरूरत थी, जिसमें हम अपने इकोनॉमी को तो सुधारे, तीनों सेक्टर्स को सुधारे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रेड को भी सुधारे, लेकिन साथ के साथ जो सोशल सेक्टर था, सोशल एरियाज थे, एजुकेशन हेल्थ, उसे भी इंप्रूव करे। इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की ज्यादा जरूरत थी। तो ये हमारे टॉपिक्स थे। एक लास्ट टॉपिक जिसमें मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं आपको, लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स का। तो जो प्लानिंग होती है, देखिए प्लानिंग के ना 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। एक तो करते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स, यानी ओवरऑल हम क्या अचीव करना चाहते हैं, फिर उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, उसे कहा जाता है शॉर्ट पीरियड गोल्स। जैसे कि आपका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने, ये तो आपका एक बड़ा एम हो गया, बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया, इसे कहा जाता है लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव। अब इसे अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, कैसे कि हम रोज इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ेंगे, हम नोट्स बनाएंगे, हम रिवीजन करेंगे, हम टेस्ट देंगे, हम सारी क्लासेस जो है देखेंगे, सर की क्लासेस यूट्यूब चैनल से, जो डाउट्स होंगे वो पूछेंगे। तो ये क्या है, जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए आपने बीच में छोटे छोटे गोल्स बना दिए। इसी तरीके से हमारी जो प्लानिंग थी उससे हम कुछ 4 से 5 बड़े गोल्स थे वो अचीव करना चाह रहे थे, वो कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लॉन्ग पीरियड गोल्स। और इन्हें अचीव करने के लिए हर 5 साल में आपके 5 ईयर प्लान्स आ रहे थे, उनके अलग अलग गोल्स थे, वो थे शॉर्ट पीरियड गोल्स। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले लॉन्ग पीरियड गोल्स, क्वेश्चन आपसे पूछ ले ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, तो आप ये 4 से 5 पॉइंट बताएंगे जो अगली क्लास में देखेंगे। शॉर्ट पीरियड गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान से तो स्पेसिफिक प्लान के होंगे, आपसे स्पेसिफिकली पूछेंगे सेकेंड ईयर प्लान के बताइए, 5th ईयर प्लान के बताइए, ठीक है। तो देखिए वर्ड में पता चलता है ना आपको, प्लान, तो प्लान तो हर प्लान अलग अलग है। जब आ गया प्लानिंग यानी ओवरऑल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये जनरल गोल्स होते हैं, ये स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। तो अगली क्लास में हमें इस टॉपिक को करना है। आज की क्लास के लिए आपका टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बाकी जो क्लासेस आपको रेगुलरली प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, अकाउंट्स की, बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की भी, उन्हें आप टाइमली वॉच करें और अपने फीडबैक जरूर दें। साथ के साथ जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने घर पे सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।